अच्छा गाइस, ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी मेरे एक ऐसे जानने वाले की कहानी है जिसको मैं पर्सनली ना सिर्फ जाना करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि जो कुछ उसने बताया है या जो वाकया इस शख्स के साथ पेश आया था, ये सरासर हकीकत पे मबनी था। और ये कभी भी इस बारे में या इस तरह की बातों के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। ये कहानी नसीम साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 2002-2003 चल रहा था। और ये बताते हैं कि ये फेडरल बी एरिया में एक ब्लॉक के अंदर एक छोटे से फ्लैट में रहा करते थे। जाहिर सी बात है, इनके घर के हालात बहुत मुश्किल थे। बहुत सारे बहन भाई थे। इनके वालिद वाहिद कमाने वाले थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि पैसों की तंगी की वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। ये जो लड़ाई झगड़े थे ये इस कदर बढ़ जाया करते थे कि अक्सर इनके माँ बाप आपस में लड़ने लगते। और ना सिर्फ लड़ने लगते बल्कि अक्सर इन दोनों के घर वाले आके सुलह सफाई करवाया करते थे। तो वैसे ही एक रात रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था और इनके माँ बाप के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। अब ये बताते हैं कि पहले पहर मैं उनको दोनों को समझाता चला गया, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद जब मेरे वालिदैन उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लगे तो मैं गुस्से की हालत में अपने फ्लैट से निकला और निकलता हुआ सीधा जो करीबी एक पार्क मौजूद था वहाँ आके बैठ गया। और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं वापस अपने घर नहीं जाने वाला हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे घर वाले परेशान होंगे, मुझे तलाश करेंगे, लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि अब मैं ना ही वापस घर जाऊंगा और ना ही किसी की बातों में आऊंगा। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस फैसले को गलत करार दें, लेकिन जब आपके घर में अल्लाह ना करे इस तरह की सूरत हाल हो और हर दूसरे दिन आपके माँ बाप मोहल्ले वालों के सामने लड़ा करते हो, तो यकीनन ऐसे घर से बेहतर बाहर रहना अच्छा हुआ करता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं इस ग्राउंड के अंदर जो एक बेंच मौजूद थी जो कि एक बरगद के दरख्त के नीचे थी, वहाँ पे आके बैठ गया और तकरीबन 4 या 5 घंटे तक मुसलसल वहीं पे बैठा रहा। जाहिर सी बात है, रात थी, सर्दी थी और यहाँ बैठे बैठे मुझे एकदम से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे घर को छोड़ के यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे वालिदैन, मेरा भाई, मेरे कज़न, इवन कि मेरे मामू वगैरह कोई भी मुझे यहाँ पे देखने अब तक नहीं आया था। या तो मेरी कोई अहमियत नहीं थी या फिर जहाँ पे मैं आके बैठ चुका था इस जगह के बारे में उनके वहम गुमान में कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी। खैर, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। रात हो रही थी, शदीद सर्दी थी और इसी सर्दी में कांपते कांपते एकदम से मेरी आंख लग गई। अब जब मेरी आंख लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी एक ऐसी वादी में जा चुका हूँ जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है और मेरे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त मौजूद हैं या बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मौजूद है। मुझे नहीं पता कि ये क्या कैफियत थी, मैं ख्वाब देख रहा था, मेरे ख्यालात थे, या वाकई में मेरी आंख लगी हुई थी और मुझे जानबूझ के एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया गया था कि जहाँ पे मुझे यकीनन कोई ना कोई मैसेज दिया जाना था। खैर, इसी दौरानी में जबकि मैं ख्वाब देख रहा था या मैं नींद के अंदर था, एकदम से मुझे पसीने से महसूस होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे जिस्म से, ख़ास तौर पे मेरे मुंह से बेतहाशा पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। इस सर्दी में भी मुझे एकदम से गर्मी का एहसास होने लगा और अब ऐसा लग रहा था मेरे अतराफ़ में आग ही आग मौजूद है और शायद इस आग के अतराफ़ में या इसके करीब में बहुत सारे लोग जमा हुए हुए हैं। इसी दौरानिए में जब मेरी एकदम से आँख खुली तो मेरा जो मुंह था वो ऊपर की तरफ था, यानी मेरे मुंह के ऊपर जो बरगद का दरख्त मौजूद था या उसकी जो शाखें मौजूद थीं, वो शाखें एकदम से मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही थीं। अजीब बात ये थी कि जैसे ही मेरी आँख खुली तो एक तो मेरा मुंह ऊपर की तरफ था, यानी कि मैं मुसलसल दरख्तों की शाखों की तरफ देखता चला जा रहा था। और अजीब बात ये थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो ऊपर सबसे बड़ी शाख मौजूद है, उस शाख के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके कोई नीचे की तरफ उतरता चला आ रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जो भी है वो शायद कोई बहुत फुर्तीली सी चीज़ है, कोई इस तरह की मखलूक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्क रफ्तारी है और वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर से नीचे मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है।
लेकिन इन्हीं कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर अब देखते ही देखते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो भी मखलूक है, इस मखलूक के पाँव अपनी जगह मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके इसका जो वजूद है वो नीचे की तरफ लटकता चला आ रहा है। यकीनन ये जो भी मखलूक थी ये एकदम से उल्टी हो चुकी थी, और ना सिर्फ उल्टी हो चुकी थी बल्कि एग्जैक्टली इसका मुंह मेरे मुंह के ऊपर मौजूद था। इस मखलूक की जो आंखें थी, ऐसा लग रहा था आंखें नहीं हैं बल्कि दो अंगारे हैं या दो दहकते हुए शोले जो उसकी आंखों की जगह पे रख दिए गए हों। कुछ अजीब सा, बहुत ज़्यादा काला सा इस मखलूक का कलर था, और उसकी जो नाक थी वो कुछ ज़्यादा लंबी, कुछ ज़्यादा पतली सी नाक थी। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे सामने जो एक मखलूक मौजूद थी, ना सिर्फ इसकी जो शक्ल थी वो बेहद खौफनाक थी, बल्कि अब मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पे लेट के या यहाँ पे सो के कितनी बड़ी गलती की है। अब मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से ना ही हिल पाऊँगा, ना ही खड़ा होने के बाद यहाँ से भाग सकूँगा, और शायद ऐसा ही था कि मेरा जो पूरा का पूरा जिस्म था ये मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड होता जा रहा था, और लाख कोशिश के बावजूद ना ही मेरा वजूद हिल रहा था, ना ही मैं अपने हाथ और पाँव को हिला पा रहा था, और ना ही मेरी ज़बान मेरा साथ दे रही थी। खैर, अल्लाह जानता है कि मैंने दिल ही दिल में जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी उन तमाम आयत की या सूरतों की तिलावत करना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने तिलावत करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो गिरफ्त थी, जो कि उस मखलूक की गिरफ्त थी, वो ना सिर्फ लूज़ होना शुरू हुई बल्कि अब मुझे देखते ही देखते अपना जिस्म दोबारा से आज़ाद सा महसूस हो रहा था। मैं अगले ही लम्हे उस सीट से, उस बेंच से ना सिर्फ खड़े होने के बाद उठा बल्कि उठते ही मैंने वहाँ से बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैंने वहाँ से बाहर की तरफ भागना शुरू किया तो मुझे बाकायदा अपने पीछे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मखलूक है जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रही है। और अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो मखलूक ज़मीन के ऊपर कदम रखा करती थी, मुझे मुसलसल पायल या घुंघरूओं की आवाज़ अपने कानों में महसूस होती चली जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे करके मैं ना सिर्फ अपने घर पहुंचा बल्कि घर पहुंचने के बाद मैंने अपने वालिदैन को अपने साथ जो भी वाक़या पेश आया था उसके बारे में बताया। आप यकीन करें कि जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही मुझे शदीद बुखार हो चुका था, और इस वाक़े के बाद तकरीबन 15 या 20 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1996 में जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद ही मेरे शौहर ने मेरे लिए एक अलग घर का इंतज़ाम कर दिया था। बात ये भी थी कि जो मेरे शौहर थे, क्योंकि उनकी दूसरी शादी थी और वो अपने घर वालों के साथ इस बात को शेयर नहीं करना चाहते थे। खैर, जिस घर में या जिस कोठी में ये मुझे लेके गए थे, ये कोठी लाहौर के अंदर मौजूद थी, और अगर आप रकबे की बात करें तो ये एक बहुत बड़े रकबे पे मुश्तमिल थी। ये कोठी ग्राउंड +1 थी, लेकिन हमें जो पोर्शन दिया गया था या जहाँ पे हमें रहना था वो फर्स्ट फ्लोर था। जब हम अपना सामान वगैरह लेके उस कोठी के अंदर एंटर हुए तो ये जो नीचे का हिस्सा था यहाँ पे पुरस्कार तौर पे ताले लगे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि किस वजह से इस हिस्से को खाली रखा गया है, या फिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं रहा करता। फरवरी चल रहा था और लाहौर के अंदर फरवरी में भी बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी। अब जब आप अपना सामान शिफ्ट करते हैं, नए घर में आते हैं, आपकी नई नई शादी होती है, तो ये जो कुछ दिन होते हैं ये आपके बहुत अच्छी तरह, बहुत ही खुशी खुशी के साथ गुजर जाते हैं। वैसे ही ये जो एक हफ़्ता था ये सामान शिफ्ट करने में या अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा गुजरा। एक हफ्ते के बाद से जब मेरे शौहर ने दोबारा से अपनी जो भी जॉब थी या जो भी बिजनेस था उसमें जाना शुरू किया, तो कभी कभी ऐसा होता कि ये 2-2, 3-3 दिन के लिए घर से गायब रहते, और कभी कभी पूरी पूरी रात घर से बाहर रह के अपना काम किया करते। अब ये एक बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत ही पुरस्कार हवेली थी। तो सच्ची बात यह है कि मैं एक छोटे से घर की जॉइंट फैमिली की लड़की थी, तो कभी कभी मुझे इस हवेली के अंदर बाकायदा खौफ महसूस हुआ करता था।
اسی طرح ایک سرد ترین رات تھی اور جو میرے شوہر ہیں وہ رات کے تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے اپنے کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں اس حویلی میں اکیلی موجود تھی اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے میں سونے کی تیاری کرنے لگی۔ میں اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹی اور مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ ایک تو شدید سردی ہو رہی تھی، دوسری یہ جو حویلی تھی اس میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس ہوا کرتی تھیں۔ ایک پراسرار خاموشی تھی، ایک عجیب سا سکوت تھا جو اس حویلی کے اوپر طاری تھا۔ لیکن اگر آپ رات کی بات کریں تو رات کے اوقات میں اکثر کسی نہ کسی کے ہونے کا احساس ہوا کرتا تھا۔ خیر کروٹیں بدلتے بدلتے میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 بج چکے تھے کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ نیچے کی طرف سے، یعنی جہاں پہ اسٹیئرز موجود ہیں، ان اسٹیئرز کے راستے سے کسی نے اوپر چڑھنا شروع کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ وجود قدم رکھ رہا تھا ویسے ویسے جو آواز تھی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس بات کی کنفرمیشن کر رہی تھی کہ کوئی واقعی میں میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ میں مسلسل اس آواز کو فالو کر رہی تھی اور میرا یہ خیال تھا کہ میرے ہسبینڈ ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے چابی موجود ہے تو اکثر یہ ایسے ہی کرتے ہیں، چابی سے دروازے کو ان لاک کرتے ہیں، ان لاک کرنے کے بعد اسٹیئرز کے راستے سے سیدھے میرے کمرے کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں۔ ایک حد تک مجھے اس آواز کا احساس ہوا اور اب لگ رہا تھا جیسے جو بھی سیڑھیوں کے راستے سے اوپر آ رہا تھا وہ بالآخر میرے کمرے کے باہر آ کے رک چکا ہے۔ میں ویٹ کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلے گا اور میرے ہسبینڈ سامنے موجود ہوں گے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ دیر تک کوئی وہیں پہ کھڑا رہا اور اس کے بعد ایسا لگا پلٹنے کے بعد واپس اس نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے ہی آواز آہستہ آہستہ کر کے دور ہو رہی تھی اور اب لگ رہا تھا جیسے جو بھی یہاں پہ آیا تھا وہ سیڑھیوں کے راستے سے نیچے جاتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ میرے ہسبینڈ تھے تو یہاں پہ گیٹ تک آنے کے بعد کیا وجہ تھی کہ یہ واپس نیچے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے؟ خیر جب مجھے یہ آوازیں باقاعدہ نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوئیں تو اس کے بعد مکمل طور پہ خاموشی ہو گئی۔ اسی طرح جیسے تیسے کر کے جب یہ رات گزری اور اگلی رات جب میرے ہسبینڈ واپس آئے تو کچھ دیر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ میں آلریڈی کسی اور شہر میں موجود تھا تو میرے واپس آنے کا یا یہاں پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر 1-2 دن میرے ہسبینڈ نے یہاں پہ گزارے اور اس کے بعد پھر سے وہ جمعرات کی رات کو کسی دوسرے شہر اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ویسے ہی میں نے رات کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10:30-11 بجے تک میں ٹی وی دیکھنے لگی۔ اب ٹی وی دیکھتے دیکھتے جب مجھے نیند آنے لگی تو میں نے فائنلی ٹی وی کو بند کیا اور اپنے بیڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جیسے جیسے میں بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے خوشبو آنا شروع ہوئی ہے۔ یہ جو خوشبو تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے گیندے کے پھول کی خوشبو ہے، جبکہ کچھ دیر کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے جو خوشبو تھی رات کی رانی کی خوشبو میں تبدیل ہو چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت ایسا آیا کہ جو میرا کمرہ تھا مکمل طور پہ رات کی رانی کی خوشبو میں نہ صرف ڈوب چکا تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا کسی نے بہت زیادہ رات کی رانی کے پھول یا رات کی رانی کی کلیاں میرے کمرے میں لا کے رکھ دی ہیں۔ ابھی جب کہ میں اس خوشبو کو مزید جاننا چاہ رہی تھی یا میں تعین کر رہی تھی کہ اس خوشبو کا مرکز کیا ہے، اب مجھے آہستہ آہستہ کر کے ویسے ہی سیڑھیوں سے کسی کے اوپر چڑھنے کی آواز آنے لگی۔ اب کی بار جیسے جیسے وہ وجود قدم رکھ رہا تھا ویسے ویسے پائل اور گھنگروں کی آواز ساتھ ساتھ آ رہی تھی، یعنی جو بھی سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا کوریڈور سے ہوتا ہوا میرے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے پائل اور گھنگروں کو پہن رکھا تھا اور مسلسل مجھے پائل کی آوازیں آتی چلی جا رہی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پائل یا گھنگرو پہنے تو کم از کم مرد نہیں ہو سکتا، تو مجھے یقین تھا کہ جو بھی سیڑھیوں کے راستے میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے وہ کم از کم میرے ہسبینڈ نہیں ہیں۔
जैसे जैसे आवाज़ें मेरे कमरे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे मेरी जो सांसें थी वो डगमगाने लगी थी। और अब ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे एकदम से मेरे दिल ने काम करना छोड़ देना है। या तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा या कम से कम मैं बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा ही हुआ कि एक वक्त में ये जो आवाज़ें थीं मुसलसल मेरे कमरे के बाहर की तरफ से आ रही थी। कोई ना कोई था जो मेरे कमरे के बाहर की तरफ मौजूद था और वो मुसलसल अपने होने का एहसास दिला रहा था। इस शदीद सर्दी में भी मेरे जिस्म से पसीने टपक रहे थे और मैंने अपने मुंह को, अपने वजूद को एक लिहाफ के अंदर छुपाने की कोशिश की हुई थी। इस दौरानिए में मैं जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, मैं उनकी तिलावत कर रही थी और मैं किसी भी तौर चाहती थी कि जो भी बाहर मौजूद है वो कम से कम यहाँ से चला जाए। ऐसा ही हुआ कि कुछ देर के बाद वैसे ही ये जो आवाज़ें थीं आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ जाना शुरू हुई और अब लग रहा था जो भी यहाँ पे मौजूद था वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरता चला गया है। जब मुझे यकीन हो चला कि जो भी यहाँ पे मौजूद था वो नीचे जा चुका है, तो उसके बाद जो मेरी सांसें थी आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल होना शुरू हुई। लेकिन मेरे ऊपर जो खौफ तारी हो चुका था उसको दिल और दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं था। खैर, इसी तरह मेरा ख्याल है कि 1 या 1.5 घंटा मज़ीद गुजरा होगा और जबकि सब नॉर्मल हो चुका था तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा डोर है जो कि बाहर की तरफ मौजूद है, उस डोर पे किसी ने नॉकिंग करना शुरू की है। एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका था कि जो मेरे हस्बैंड थे वो चाबी को कहीं भूल के आ गए थे, तो बाहर आने के बाद उन्होंने नॉकिंग शुरू कर दी थी। अब जब मुझे नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हुई तो एकदम से एक उम्मीद सी जागी कि जैसे मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं और आज भी इत्तेफाक से ये अपने साथ जो भी चाबी थी उसको कहीं भूल के आ गए हैं। अब मैं अपने कमरे से निकली, मेरा जो ध्यान था वो किसी भी तौर नीचे पहुंचने के ऊपर था। जैसे ही मैंने कॉरिडोर को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जब मैं सामने जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी उस तरफ बढ़ने लगी तो कुछ सेकंड्स के लिए नीचे की तरफ जो गार्डन मौजूद था वहाँ पे हमारी नज़र पड़ा करती थी। तो वैसे ही जब मेरी नज़र उस गार्डन वाले हिस्से पे पड़ी तो मैंने देखा कि सामने जहाँ पे रात की रानी के फूल लगे हुए हैं, उन फूलों या दरख्तों के नीचे कोई औरत बैठी हुई है। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने वहाँ पे गौर किया तो वाकई में उस दरख्त के एग्जैक्टली नीचे एक औरत चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। हैरानकुन तौर पे उस औरत के बाल उसके मुंह के आगे पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके बालों में जगह जगह गुलाब के फूल और रात की रानी के फूल लगे हुए हैं। जैसे कि आमतौर पे गए वक्तों में पुरानी औरतें बालों को फूलों के ज़रिए सजाया करती थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस औरत ने अपने बालों को खोल रखा था और बालों को खोलने के बाद अपने मुंह के चारों तरफ डाल रखा था। एक सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। खैर, जब मैं सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ रही थी और मैंने जानबूझ के जब राइट साइड पे यानी जहाँ पे वो औरत बैठी हुई थी दोबारा देखा, तो अब की बार जब मेरी नज़र उसके पूरे हुलिये पे, उसके लिबास पे और उसके कदमों पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके कदम या उसके पाँव न सिर्फ उल्टे हैं बल्कि कुछ अजीब तरीके से टेढ़े से पाँव हैं। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब खौफ था। आप कह सकते हैं कि मुझे अपने सामने मेरी मौत नज़र आ रही थी। अल्लाह जानते हैं कि जैसे तैसे मैं सीढ़ियों से भागती हुई आयतल कुर्सी पढ़ती हुई इस घर से, इस हवेली से बाहर निकली हूँ। और जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकली और मैंने भागना शुरू किया तो मैं कुछ इस तरह से भाग रही थी कि मैं जाते जाते बिलाखिर एक गाड़ी से टकरा गई। जैसे ही मैं गाड़ी से टकराई तो उसने इत्तफाक कि मैं जिस गाड़ी से टकराई वो एक पुलिस मोबाइल थी और जब मैं उससे टकराई तो टकराने के बाद बेहोश हो गई। खैर, ये जो पुलिस मोबाइल थी या इसके अंदर जो भी लोग थे वो बहुत नेक लोग थे। उनको लगा कि शायद कुछ गुंडे मेरे पीछे लग चुके हैं। खैर, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में लिटाया और उसके बाद मेरे मुंह पे, मेरे चेहरे पे पानी डालना शुरू किया। खैर, कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया, होश में आने के बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि सामने जो हवेली मौजूद है मैं यहाँ पे रहा करती हूँ और मेरे साथ जो कुछ हुआ था मैंने मनोवन उनके सामने बयान कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद उनमें जो पुलिस ऑफिसर था वो कहने लगा कि बहन, अगर आप चाहें तो अंदर चली जाएं, मैं 2 गार्ड्स नीचे छोड़ देता हूँ ताकि जब तक आपके शौहर वापस नहीं आ जाते
آپ اپنے اس گھر میں، اس حویلی میں سکون کے ساتھ رہ سکیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے میکے یا جو بھی آپ کے گھر والے ہیں کسی اور کے گھر میں جا سکتی ہیں اور ہم وہاں جانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ جانتے کہ میں جیسے تیسے جہاں پہ میرا میکا تھا وہاں پہ واپس آئی، اور جب تک میرے شوہر واپس نہیں آ گئے میں نے وہیں پہ ہی قیام کیا۔ خیر، میرے شوہر کے آنے کے بعد جب میں نے ان کو یہ سارا کا سارا واقعہ بتایا تو یہ واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جو گراؤنڈ فلور ہے، خاص طور پہ جو گارڈن والا حصہ ہے، یہاں پہ ایک عورت رات کے اوقات میں ٹہلتی ہوئی نظر آیا کرتی ہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے یہ جو بھی ہمارا گھر تھا اس کو ہم نے تبدیل کیا، اور اس کو تبدیل کرنے کے بعد ہم ایک بہت زیادہ رش والے ایریے میں آ کے آباد ہو گئے۔